हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सज्जा ट्यूटोरियल्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा प्रोमो, हैव अ वॉच और प्लीज ऑर्डर करो। थैंक यू। ओके, 10th स्टैंडर्ड, आज रेस्पिरेशन का दूसरा टाइप पढ़ने जा रहे हैं। नाम क्या है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का दूसरा टाइप। कौन से रेस्पिरेशन का? सेल्यूलर रेस्पिरेशन का दूसरा टाइप क्या है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, इसका डेफिनेशन क्या है? द रेस्पिरेशन take place in the absence of oxygen is called anaerobic respiration। एनर्जी बनाने वाले प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दो लेवल है, बॉडी लेवल, सेल्यूलर लेवल। एनर्जी कहां पर बनती है? सेल के अंदर। और सेल के अंदर जो एनर्जी बनती है उसको हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दो टाइप, एरोबिक, एनएरोबिक। एरोबिक हो गया पढ़ाकर, अब क्या पढ़ा रहा हूं? एनएरोबिक। इधर भी एनर्जी बनेगी, लेकिन किसके एब्सेंस में? ऑक्सीजन के एब्सेंस में। अब तुम बोलोगे इधर, इसका मतलब तुम ये समझ रहे हो कि सर एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता, बट ऐसा नहीं है। डेफिनेशन ऐसा होना चाहिए था एरोबिक का और एनारोबिक का। देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन में तुम ऑक्सीजन लेते हो बाहर से, है ना? बाहर से तुम ऑक्सीजन लेते हो, तो वो ऑक्सीजन फ्रीली अवेलेबल है, तुमको पैसा देकर लेते हो। वो फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हो। यहां पर फ्री मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन नहीं का इस्तेमाल नहीं होगा। यहां पर ऑक्सीजन लिया जाएगा कंपाउंड में से। किस में से लिया जाएगा? कंपाउंड में से, ठीक है। बट इसको सिंपल करने के लिए बोला गया है कि एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन ये वो रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पर ऑक्सीजन नहीं होता है, बहुत सारी जगह जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है। अब ऑक्सीजन की कमी होती है क्या? इसका मतलब एनर्जी नहीं बनेगी? कि एनर्जी बनेगी, बिल्कुल बनेगी। और वो एनर्जी बनाने वाला प्रोसेस होगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन के दो स्टेप है। कितने स्टेप है? दो स्टेप। दो स्टेप में एनर्जी बनेगी। 2 steps ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। कितने स्टेप है? 2 स्टेप, ठीक है। पहला स्टेप से जो एरोबिक में था, ग्लाइकोलाइसिस, और यहां पर दूसरा स्टेप है फर्मेंटेशन। ठीक है, ओके। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के कितने स्टेप है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी बनेगी, कितने स्टेप में एनर्जी बनेगी? 2 स्टेप में एनर्जी बनेगी। पहला ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा फर्मेंटेशन। अच्छा,
ग्लाइकोलाइसिस वाले प्रोसेस में क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस वाले प्रोसेस में तुमको पायरुविक एसिड मिलता है, पढ़ाया हूं कल। क्या मिलता है? पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलाइसिस वाले प्रोसेस से तुमको क्या मिलेगा? पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलाइसिस वाला प्रोसेस सेम है जो एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है। फर्मेंटेशन वाले प्रोसेस में क्या होगा? कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड into अल्कोहल और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन वाले प्रोसेस में क्या होगा? पायरुविक एसिड को कन्वर्ट किया जाएगा किसमें? अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड में। और फिर क्या बनेगी? एनर्जी। क्या बनेगी? रिएक्शन क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस या तो अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP एनर्जी बनेगी। कितनी एनर्जी बनेगी? सिर्फ कितनी एनर्जी बनेगी? कितनी एनर्जी बनेगी? और एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी कितनी बनती है? 38 ATP एनर्जी बनती है। बनती है नहीं बनती है? और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी कितनी बन रही? तो किस प्रोसेस से एनर्जी ज्यादा बनी? एरोबिक या एनएरोबिक? एरोबिक से। एनएरोबिक रेस्पिरेशन इस्तेमाल कहां पर किया जाएगा एनर्जी बनाने का? जहां पर ऑक्सीजन कम होगा या नहीं होगा, तो वहां पर एनर्जी बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है वो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन कितने स्टेप में बटा है? 2 स्टेप में बटा है। पहला है ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा है ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट होता है? पायरुविक एसिड में। इसमें कन्वर्ट होता है ग्लूकोज is converted into pyruvic acid। ये होगा ग्लाइकोलाइसिस वाले प्रोसेस में। फिर पायरुविक एसिड किसमें कन्वर्ट होगा? या तो अल्कोहल या फिर, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। और फिर मिलेगी अपने को फाइनल एनर्जी। कितनी एटीपी एनर्जी मिलेगी? तो एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन से ज्यादा मिलती है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन से कम मिलती है। अब तो बोलोगे सर एग्जांपल दो। एग्जांपल ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का क्या दो? एग्जांपल। तो वो भी लिखा दो। Our muscle cells perform anaerobic respiration while performing the exercise। तुम जिम करते हो, बॉडी बनाते हो, एक्सरसाइज करते वक्त मसल्स के सेल जो एनर्जी बनाते हैं वो किस मेथड से बनाते हैं? एनएरोबिक। एनएरोबिक क्योंकि मसल सेल्स में ऑक्सीजन ज्यादा क्वांटिटी में नहीं होता, लेकिन एनर्जी तो चाहिए। तो फिर वो मसल के सेल्स जो एनर्जी बनाते हैं एक्सरसाइज करते वक्त
वो किस मेथड से बनाते हैं? ड्यू टू द लेस अमाउंट of energy is produced lactic acid get accumulated in the body, therefore we feel tired. मैंने एग्जाम्पल लिखाया है कि एक्सरसाइज करने के दौरान मसल के सेल्स जो एनर्जी बनाते हैं वो कौन से प्रोसेस से बनाते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस से वो एनर्जी बनाते हैं। हमको मालूम है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस से जो एनर्जी बनती है वो कम बनती है। उस वक्त क्या होता है? लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। सेल के अंदर कौन सा एसिड जमा हो जाता है? कौन सा एसिड जमा हो जाता है? लैक्टिक एसिड। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है जमा हो जाना, ठीक है। लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। इस वजह से एक्सरसाइज करने के बाद तुम्हें थकान महसूस होती है, टायर्ड फील होता है कि नहीं होता? क्यों? क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस से जो एनर्जी बना था वो उतना नहीं बना जितना एरोबिक रेस्पिरेशन में बना था। एनारोबिक रेस्पिरेशन से जो एनर्जी बनती है वो कम क्वांटिटी में बनती है। तो इससे क्या हो रहा है? लैक्टिक एसिड ज्यादा जमा हो जाता है बॉडी में, और उसकी वजह से हमको कैसा फील होता है? टायर्ड फील होता है। टायर्ड। एक्सरसाइज करने के बाद तुमको अच्छा फील होता है क्या? नहीं होता ना। थकावट होती है ना। जब जिम करके घर पे जाते हो तो बैठ जाते हो ना, थक जाते हो पूरी तरह से। वो थकते क्यों हो तुम? क्योंकि तुम्हारे बॉडी में क्या जमा हो गया ज्यादा क्वांटिटी में? लैक्टिक एसिड। तो ये था तुम्हारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, यानी ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए इसको हम बोलते हैं एनएरोबिक। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी बनाने के कितने स्टेप है? पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाएगा किसमें? पायरुवेट। फिर पायरुविक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है या तो अल्कोहल या फिर इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फिर जो फाइनल एनर्जी बनती है वो कितनी एटीपी एनर्जी बनती है? तो एनर्जी कहां ज्यादा बनी? एरोबिक में या एनारोबिक में? अब एग्जांपल भी ले लिया एनारोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल कि एक्सरसाइज करने के दौरान, एक्सरसाइज करते वक्त मसल के सेल्स जो एनर्जी बनाते हैं वो कौन से प्रोसेस से बनाते हैं? तो उस वक्त क्या होता है? एनर्जी कम बनती है, लैक्टिक एसिड ज्यादा जमा हो जाता है। इस वजह से हम कैसा फील करते हैं? टायर्ड। समझ में आ गया? यहां पर तुम्हारा एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया कंप्लीट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड component. Energy from different food component. ठीक है, हम लोग राइस खाते हैं, चपाती खाते हैं, दाल खाते हैं, दाल में भी अलग अलग तरीके की दाल खाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग मीट खाते हैं, चिकन खाते हैं, दूध पीते हैं, अंडा खाते हैं, बहुत सारी चीजें हम कंज्यूम करते कि नहीं करते। खाने में होती है एनर्जी, खाने में क्या होती है? और उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं? कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं खाने में? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, मिनरल्स। हर फूड से, दाल, राइस, चपाती, मीट, मटन, चिकन, एग, मिल्क, सबसे क्या सेम एनर्जी मिलती है क्या तुमको? अलग अलग खाने से, डिफरेंट फूड से डिफरेंट एनर्जी मिलती है। किससे मिलता है कार्बोहाइड्रेट, किससे मिलता है प्रोटीन, किससे मिलता है लिपिड, किससे मिलता है विटामिन और किससे मिलता है मिनरल्स। यस सर, ठीक है। मेन सोर्स, एनर्जी बनाने का मेन सोर्स क्या है? और कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। कल बताया था ना, और कल ये भी बोला था कि अगर बॉडी में ग्लूकोज इनसफिशिएंट है तो क्या एनर्जी नहीं बनेगी? एनर्जी बनेगी। फिर बॉडी किसका इस्तेमाल करती है? प्रोटीन और लिपिड का। प्रोटीन और लिपिड का इस्तेमाल बॉडी करती है एनर्जी बनाने के लिए। कब? अगर बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल यानी कार्बोहाइड्रेट इनसफिशिएंट है। बात समझ आ गई? ठीक है। तो अब जो डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे ना, जिसपे अपने को फोकस करना है, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन और लिपिड पे फोकस करना है। अपने को किस पे फोकस करना है? प्रोटीन और लिपिड पे फोकस करना है। कार्बोहाइड्रेट के नीचे मैं एक चीज लिखा दूं, excess of carbohydrate are stored in the liver and muscle in the form of ग्लाइकोजेन। इसको याद रखना। अब जितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए था एनर्जी बनाने के लिए, उससे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट बॉडी में अवेलेबल है। तो वो जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल है ना बॉडी में, वो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट को स्टोर किया जाता है कहां पर? लीवर में और मसल्स में। लीवर में और किस फॉर्म में वो स्टोर होता है? ग्लाइकोजन। किस फॉर्म में वो स्टोर होता है? मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये क्या बोल रहा हूं। बॉडी एनर्जी बनाने के लिए जितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए था, उससे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट बॉडी में अवेलेबल है। तो एनर्जी बनाने के लिए जितना चाहिए था उतना कार्बोहाइड्रेट यूज हो गया। अब जो एक्सेस बच गया, अब वो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट स्टोर किया जाता है। कहां पर स्टोर किया जाता है? लीवर में या फिर लीवर में, और किस फॉर्म में वो स्टोर होता है? किस फॉर्म में वो स्टोर होता है? किस फॉर्म में वो स्टोर होता है? ग्लाइकोजन। अब तो बोलोगे ग्लाइकोजन सर क्या है? ये भी एक तरीके का ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। बात समझ आ गई? तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में सिर्फ इतना ही जानना। अब तुमको फोकस करना है प्रोटीन पर और लिपिड। चलो प्रोटीन डिस्कस करते हैं कि प्रोटीन क्या होगा। Macromolecules formed by bonding
टुगेदर मैनी एमिनो एसिड। प्रोटीन, वी आर डिस्कसिंग प्रोटीन। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं बाबा? क्या लिखा है प्रोटीन के बारे में मैंने अंग्रेजी में? प्रोटीन आर मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मीन्स लार्ज, मैक्रो मीन्स लार्ज। प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल है वो मैक्रो है, यानी बड़ा है। वो मैक्रो मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है? बाय बॉन्डिंग टुगेदर मैनी एमिनो एसिड। बहुत सारे एमिनो एसिड को कंबाइंड कर दो। क्या कर दो? तो वो तुम्हें क्या बना कर देगा? प्रोटीन। 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 बहुत सारे एमिनो एसिड के बीच में एक बॉन्ड बनता है, तो उससे एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, और उस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बहुत सारे एमिनो एसिड को तुम क्या कर दो? कंबाइन कर दो। हाँ, ठीक है। उससे एक बहुत बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल बनेगा। उस मैक्रो मॉलिक्यूल का नाम क्या रखा गया? प्रोटीन। क्या रखा गया? प्रोटीन। क्या रखा गया? प्रोटीन। ठीक है, इतना क्लियर है? समझ में आ गई बात? ओके। प्रोटीन ऑफ एनिमल ओरिजिन are called first class protein। बच्चों ये याद रखना, फिल्म के लिए पूछ सकता है। किसके लिए पूछ सकता है? कि एनिमल ओरिजिन का जो प्रोटीन होता है उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास। From per gram of protein we get 4 किलो कैलोरी एनर्जी। ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए पूछ सकता है कि 1 ग्राम, पर ग्राम मतलब 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी एनर्जी मिलती है? 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या याद रखोगे? जब प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, जब प्रोटीन, तो प्रोटीन के डाइजेस्ट होने के बाद उससे हमें क्या मिलता है? एमिनो 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 एसिड। ठीक है भैया, अब आगे। दोज एमिनो एसिड are absorbed and transferred to every organ and cell via blood। इससे ऊपर वाले इसमें क्या पढ़ा कि जब प्रोटीन डाइजेस्ट होता है तो उससे क्या मिलता है? फिर वो एमिनो एसिड ब्लड अपने अंदर एब्सॉर्ब करता है और उसको फिर ट्रांसफर करता है। कहां ट्रांसफर करता है? ऑर्गन और
सेल में, ऑर्गन और आगे फिर से एक बार रिपीट करता हूं। जब प्रोटीन डाइजेस्ट होता है तो उससे क्या मिलता है? फिर वो एमिनो एसिड कौन एब्सॉर्ब करता है? ब्लड। ब्लड उस एमिनो एसिड को अपने अंदर एब्सॉर्ब करके फिर उसे ट्रांसफर करता है। कहां तक ट्रांसफर करता है? जब एमिनो एसिड ऑर्गन और सेल तक पहुंच जाता है तो वो जिस ऑर्गन में एमिनो एसिड पहुंचा है, अब वो ऑर्गन उस एमिनो एसिड की मदद से क्या बनाता है? प्रोटीन। क्या बनाता है? जो भी प्रोटीन उसको लगेगा वो प्रोटीन वो ऑर्गन या फिर सेल बनाता है। एमिनो एसिड बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है जो बना है बहुत सारे एमिनो एसिड से। प्रोटीन की बात कर रहे हैं अपन। प्रोटीन बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। कैसे बना है? कैसे बना है? जब बहुत सारे एमिनो एसिड मिले तो एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बना, उसको क्या बोलते हैं हम? एनिमल ओरिजिन के प्रोटीन को क्या बोलते हैं? 1 ग्राम प्रोटीन से कितने किलो कैलोरी एनर्जी बनती है? जब प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है तो उससे क्या बनता है? फिर वो एमिनो एसिड कौन एब्सॉर्ब करता है? ब्लड। और बाद में ब्लड उसको क्या करता है? ट्रांसफर। कहां तक ट्रांसफर करता है? फिर जब वो एमिनो एसिड ऑर्गन या सेल तक पहुंच जाता है, ऑर्गन के अंदर और सेल के अंदर वो एमिनो एसिड पहुंच गया, अब वो ऑर्गन उस एमिनो एसिड की मदद से क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा जो उसको चाहिए। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? अब मैं तुमको बताता हूं ऑर्गन के नाम कि एमिनो एसिड कहां कहां तक पहुंचा, फिर उस ऑर्गन ने एमिनो एसिड से कौन से प्रोटीन बनाए। उसके लिए मुझे ये चीज रब करनी पड़ेगी। तुम लोग तो यूट्यूब से कॉपी कर देना पूरी तरह से, ठीक है? मैं ये रब कर देता हूं। बेंच को इधर ले आराम से लेना ताकि वो लास्ट बेंच ना आए। मेरे को इधर से मतलब एक काम कर, मत ले। जब एमिनो एसिड स्किन तक पहुंचता है, कहां तक पहुंचता है? ठीक है, तो उस एमिनो एसिड की मदद से स्किन प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा? अब वो कौन से प्रोटीन बनाता है? मेलानिन और दूसरा केराटिन। ठीक है, कहा पहले बच्चे का नाम मेलानिन, तेरे दूसरे बच्चे का नाम केराटिन। एमिनो एसिड कौन से ऑर्गन तक पहुंचा? फिर उस ऑर्गन ने क्या बनाया? प्रोटीन। कौन से प्रोटीन बनाए? अरे बोलो, मेलानिन और अरे नाम लेने को शर्माओ मत यार, इतना शर्माना नहीं है उसमें कुछ। नाम ही तो है, नाम ही है।
एमिनो एसिड जब स्किन में पहुंचा तो उन्होंने क्या बनाया, मेलानिन, और ये क्या बनाया भाई, प्रोटीन। अब अपन एमिनो एसिड को पहुंचाएंगे ब्लड में। कहां पर पहुंचाएंगे, ब्लड। ठीक है, एमिनो एसिड कहां पर पहुंचा, तो अब ब्लड ने भी प्रोटीन बनाया, हेमोग्लोबिन, और दूसरा एंटीबॉडीज। हेमोग्लोबिन और दूसरा एंटी। ठीक है, अब एमिनो एसिड को अपन पहुंचाएंगे मसल तक। कहां तक, मसल्स। एमिनो एसिड कहां पर पहुंचा, कहां पर पहुंचा, तो अब मसल ने प्रोटीन बनाया, एक्टिन, मायोसिन। ब्लड ने कौन से, मसल ने कौन सा प्रोटीन बनाया, एक्टिन और अब एमिनो एसिड को अपन पहुंचाएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड तक। कहां तक, तो अब इस ग्लैंड ने भी प्रोटीन बनाया। ये ग्लैंड क्या बनाएगा, वेरियस हॉर्मोन्स। एमिनो एसिड से क्या बनाएगा, अलग अलग तरीके के हॉर्मोन्स बनाएगा। क्या बनाएगा, अलग अलग तरीके के। तो देखो, हमने एमिनो एसिड को स्किन तक पहुंचाया, स्किन ने उससे बनाया प्रोटीन, मेलानिन, और फिर एमिनो एसिड को ब्लड तक पहुंचाया, ब्लड ने भी बनाया हेमोग्लोबिन, और फिर एमिनो एसिड को मसल तक पहुंचाया, तो उसने भी प्रोटीन बनाया, एक्टिन, और फिर एमिनो एसिड को पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचाया, उसने उस एमिनो एसिड से क्या बनाया, अलग अलग हॉर्मोन्स। अब एमिनो एसिड को अपन पहुंचाएंगे पैनक्रीज तक। कहां तक पहुंचाएंगे, कहां तक पहुंचाएंगे, तो पैनक्रीज ने उस एमिनो एसिड की मदद से बनाया इंसुलिन और ट्रिप्सिन। क्या बनाया, ठीक है, ओके। अब एमिनो एसिड को पहुंचाओ बोन्स तक। कहां तक, तो उसने तुमको प्रोटीन बनाकर दिया ओसेन। कौन सा प्रोटीन बनाकर दिया, स्किन, ब्लड, स्किन, ब्लड, मसल्स, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैनक्रीज, बोन्स, ये सब क्या है, ऑर्गन। क्या है ये, ऑर्गन, यानी पार्ट ऑफ द बॉडी। और ये पार्ट तुम्हें कहां पर मिलेंगे, बॉडी के बाहर। ब्लड बॉडी के बाहर घूमता है, पैनक्रीज बॉडी के बाहर है, पिट्यूटरी ग्लैंड बॉडी के बाहर है, मसल्स बॉडी के बाहर है, बोन्स बॉडी के बाहर है। ये सारी चीजें क्या मिलेगी, बॉडी की। इन सब ऑर्गन में अब क्वेश्चन आ सकता है कि एमिनो एसिड कौन कौन से ऑर्गन तक ट्रांसफर होता है। स्किन, ब्लड, मसल्स, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैनक्रीज और फिर इन ऑर्गन ने क्या किया, इन ऑर्गन ने अपने अपने मुताबिक उस एमिनो एसिड से क्या बनाया, प्रोटीन। क्या बनाया, क्या बनाया, स्किन ने बनाया मेलानिन, केराटिन,
ब्लड ने बनाया हेमोग्लोबिन एंटीबॉडीज, मसल्स ने बनाया एक्टिन मायोसिन, पिट्यूटरी ग्लैंड ने बनाया हार्मोन्स, पैंक्रीज ने बनाया इंसुलिन और ट्रिप्सिन, और बोन्स ने बनाया ओसिन। और ये सारे प्रोटीन किससे बन रहे हैं बच्चों? हमने डेफिनेशन में क्या, बहुत सारे एमिनो एसिड जब मिलते हैं तो एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। उस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? प्रोटीन। यानी प्रोटीन को तोड़ोगे तो उसके अंदर से क्या बाहर निकलेगा? एमिनो एमिनो एमिनो। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? क्लियर है? क्या पढ़ा तुमने आज? आज तुमने पढ़ा एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। और उसके बाद जो बड़ा टॉपिक पढ़ा वो कौन सा पढ़ा? प्रोटीन। क्या पढ़ा? प्रोटीन। अब बचा क्या है? लिपिड, विटामिन और मिनरल्स। लिपिड, विटामिन और मिनरल्स, ये मैं कल के लेक्चर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। ओके, अब तुम लोग लिख सकते हो।